हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस से जो अध्याय 3 है जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का बुक जो है बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी का बुक अगर आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो कोई भी कंपटीशन को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिस चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जो पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। ठीक है, यानी कि पहेली और बूझो जो है वो अपने स्कूल में क्या किया, तो विज्ञान का जो प्रतियोगिता हुआ था उसमें प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई इस पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। क्योंकि जो विज्ञान का जब प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुआ था, ठीक है, कंपटीशन हुआ था, उसमें वह क्या किया, जो पैसा उसको पैसा मिला, वो अपने माता पिता के लिए क्या खरीदे, तो वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। स्वाभाविक है, जो खुशी पर अपने माता पिता के लिए तो जरूर खरीदना चाहिए। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री के विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती है, यानी कि उनको जब वो दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए गया तो वह उसमें देखा वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार के वस्त्र देखे ना, तो वह फाइनल नहीं कर पाए जो क्या लेना है या क्या नहीं लेना है। तो दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े वस्त्र सूती है और कुछ संश्लिष्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर दुकानदार ने बताया किसको, तो पहेली और बूझो को, जिस हमारी दुकान में जो है कुछ कपड़े जो है सूती के हैं और कुछ कपड़े क्या है, संश्लिष्ट है। ठीक है, उसके पास ऊनी मफलर और शॉल भी थे, यानी कि ऊनी मफलर भी थे और क्या थे, शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी, यानी कि कुछ इसमें जो है साड़ियाँ रेशम की भी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में क्या किया, जानकारी प्राप्त की। जब वो अच्छे ढंग से नहीं पहचान पाया तो वो स्पर्श किया, यानी छू छू करके क्या किया, उनसे वो जानकारी प्राप्त किया। ठीक है, और अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। क्या खरीदे, एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी। ठीक है, तो कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो जो थी वो अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, यानी कि बिस्तर पर बिछाने की चादर को क्या कहते हैं, बेडशीट कहते हैं। बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झारन जिसे डस्टर कहते हैं, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते, ठीक है, और बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी और संश्लिष्ट, यानी संश्लिष्ट को कृत्रिम कहते के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ को पहचान कर सकते हैं? अब इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ दिया गया है जो वस्त्रों में विविधता। ठीक है, क्रियाकलाप 1, अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बच्चे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए और कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए, यानी कि जो कटिंग कुटिंग वाला कपड़ा होगा ना उसको स्पर्श कर अनुभव प्राप्त कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों, यानी कि अगर नहीं पहचान पाते हैं ना तो दर्जी से भी पूछ सकते हैं। कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार के बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा। अब चलते हैं क्रियाकलाप 2 पर। सूती कपड़ों का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप एक में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला भाग, धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक यानी अलग हो जाते हैं। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजरना कठिन हो जाता है। तागे की यह दिखाई देने वाली पतली लड़ियां थी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिसके क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
तो तागे जो होता है ये तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियां से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तागे जो होता है वो पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब यहाँ आगे दिया गया है ये वस्त्र तागों से बनते हैं, यानी कि वस्त्र जो है वह किससे बनते हैं, तागों यानी कि धागों से मिलकर बने होते हैं। धागा तो समझ लिए जी सर, ठीक है, यानी कि धागों से क्या बनते हैं, जिसे हम तागों भी कहते हैं। तो धागों से मिलकर क्या निर्माण करते हैं, तो वस्त्र का निर्माण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो धागों से मिलकर किसका निर्माण होता है, जो हम वस्त्र पहनते हैं उस वस्त्र का क्या होता है, निर्माण होता है। तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तागे जो होता है वो किस चीज से बने होते हैं, तो वो तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये तंतु कहाँ से आते हैं, अब इस तंतु के बारे में जानते हैं कि तंतु कहाँ से आते हैं। आगे दिया हुआ है जो कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है कुछ वस्त्र है, कुछ वस्त्र होते हैं जो किससे प्राप्त होते हैं। देखिए कुछ ऐसे वस्त्र भी है जैसे सूती, जूट, रेशमी और ऊनी के तंतु पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कहने का यहाँ मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसे वस्त्र भी है जो पादप यानी कि पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं जो किससे प्राप्त होता है, तो पादप, और यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया ना वस्त्र, तो कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग, जिन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतु का मतलब क्या हुआ, जो प्रकृतिक द्वारा प्रदान किया गया, प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए को क्या कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। और मानव के द्वारा बना हुआ चीज को क्या कहते हैं, मानव निर्मित कहते हैं, जिसे हम लोग कृत्रिम या आर्टिफिशियल भी कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है सूती, जूट, रेशमी और ऊनी के तंतु जो है पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक है, अब आगे दिया है रुई तथा जूट। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इस टाइप का एग्जाम में पूछता रहता है। जो रुई और जूट क्या है, रुई और जूट, जूट का दूसरा नाम है पटसन। ठीक है, ये पटसन या जूट एक ही चीज हुआ। तो रुई तथा जूट पादपों से, यानी कि रुई और जूट जो है तो किस चीज से प्राप्त होता है, पादपों यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु का उदाहरण है। रुई, ध्यान देंगे, जो रुई और जूट किससे प्राप्त होता है, तो पादप से, यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। रुई और जूट किससे प्राप्त होता है, तो पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। और ऊन और रेशम, यहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऊन और रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जो रुई और जूट जो है, रुई और जूट वो किससे प्राप्त होता है, तो पादप यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। और यहाँ पर ऊन और रेशम जो है, ऊन और रेशम वो किससे प्राप्त होता है, तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ध्यान देंगे, ऊन और रेशम किससे प्राप्त होते हैं, तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। ध्यान देंगे, भेड़ और बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है क्या चीज, ऊन। क्योंकि यहाँ पर ऊन और रेशम दोनों किससे प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। और ऊन जो है भेड़ और बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। खरगोश, याक, ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब आगे दिया गया यहाँ पर रेशमी तंतु, रेशमी तंतु। अब ध्यान देंगे यहाँ पर रेशमी तंतु जो होता है, रेशमी तंतु, यहाँ पर देख लीजिए, रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। यानी रेशमी तंतु जो है वो रेशम कीट किससे प्राप्त किया जाता है, कोकून से। किससे, तो कोकून से खींचा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनके स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसे क्या कहते हैं, संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर संश्लिष्ट तंतु किससे कहते हैं भाई, तो यहाँ पर यहाँ पर दिया गया है जो रासायनिक पदार्थों से, किससे, तो रासायनिक पदार्थों से प्राप्त, यहाँ पर दिया गया है जो ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि रासायनिक पदार्थों से क्या कर रहा है, तो तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसे क्या कहते हैं, संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं,
संश्लिष्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि मानव द्वारा बनाया गया। यहाँ पर ध्यान देंगे कि रासायनिक, इसके बाद ये पढ़िएगा, रासायनिक पदार्थ से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि रासायनिक पदार्थ से क्या होता है तो तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें क्या कहते हैं संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ठीक है, और संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण क्या क्या हो गया, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है संश्लिष्ट तंतु कौन कौन सा हुआ, तो आपका हो गया पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या हो गया संश्लिष्ट तंतु हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सब क्या है संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। तो संश्लिष्ट तंतु किससे प्राप्त किया जाता है, तो रासायनिक पदार्थों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है क्रियाकलाप 3, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। किसी सूती कपड़े के टुकड़ों से कोई तागा बाहर निकालिए, इस तागे के टुकड़ों को मेज पर रखिए, इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए, तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश, जैसे चित्र 304 में दिया गया है, अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है। तागे को पतली तंतुओं में विखंडित करना, तागा पतली लड़ियों में क्या हो रहा है विखंडित हो जाता है। ठीक है, तो बूझों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालयों में देखा है, इन्हें योद्धा पहनते थे। क्या यह जानना चाहते हैं कि ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं, तो सही बात है, यह जो है पहले तंतुओं से ही इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है तंतुओं से बस्तर। यहाँ पर दिया है कुछ पादप तंतु, कुछ पादप तंतु के बारे में चर्चा कर लेते हैं आप। जैसे यहाँ पर दिया है रुई, पादप मतलब क्या होता है तो पेड़ पौधे से प्राप्त, ध्यान देंगे पादप मतलब हो गया पेड़ पौधों से प्राप्त तंतु, जैसे रुई। अब रुई का कैसे निर्माण होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ दिया गया है, क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई है, इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं। इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, एक बात ध्यान देने वाली है, जो रुई का उपयोग जो है गद्दों में, रजाइयों में और तकियों में किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए, यानी कि कुछ रुई लेकर क्या करेंगे हम अलग करेंगे। इसके किनारों को ध्यान से देखिए, आपने क्या प्रेक्षण किया, ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं ये किससे बनी है, तो कपास के तंतुओं से बनी है। किससे बनी है, तो कपास के तंतुओं से बनी है। ठीक है, रुई कहाँ से आती है, इसे खेतों में उगाया जाता है। अब प्रश्न उठता है रुई कहाँ से होता है, तो रुई को जो क्या करते हैं तो खेतों में उगाया जाता है। ध्यान देंगे रुई को किससे प्राप्त करते हैं, तो कृषि करके, यानी खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं, कहाँ पर, कपास। कपास जानते होंगे, कपास का खेत पौधा होता है, जिससे क्या प्राप्त करते हैं हम लोग, तो रुई प्राप्त करते हैं। ठीक है, जहां मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। अब जो देखिए यहाँ पर प्रश्न उठता है कपास, तो कपास जो है, कपास की खेती की जाती है, कपास का हम पौधे लगाते हैं, उससे क्या प्राप्त करते हैं, देखिए रुई प्राप्त करते हैं, जो कहाँ उगाया जाता है, खेती में, यानी कि कपास की खेती करके क्या उगाए जाते हैं, रुई उगाते हैं। देखिए जहाँ जहाँ मेन पॉइंट है वहाँ वहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे। और कपास जो है, खास करके कपास की जो खेती होता है वो काली मिट्टी में, यहाँ मृदा मतलब हो गया काली मिट्टी में, यानी कपास की खेती के लिए क्या जरूरी है, तो काली मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उनकी जलवायु क्या होती है, तो उष्ण होती है। उनकी जलवायु क्या होनी चाहिए, तो उष्ण होनी चाहिए। ध्यान देंगे, इतना कितना ऑब्जेक्टिव आ गया। रुई कैसे किससे प्राप्त होती है, तो कपास से प्राप्त होती है। कपास को खेतों में उगाया जाता है, और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जलवायु क्या होनी चाहिए, उष्ण होनी चाहिए। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। कपास पादप के फल, ध्यान देंगे यहाँ एक पॉइंट यहाँ पर नोट हो रहा है, कपास जो है वो पादप के फल, कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। जब कपास जो है परिपक्व हो जाता है, यानी पूरी तरह से पक जाता है, तो बीज टूटकर क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। बीज जब टूटकर खुल जाते हैं, तब क्या होता है, कपास तंतुओं से ढके बिनोल कपास बीज को देखा जा सकता है। जब वह परिपक्व होकर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तब उसमें से क्या होता है, कपास बीज दिखाई पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, कपास तंतुओं से ढके बिनोल को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसे कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है। इस समय खेत कपास के परिफूलों रोबों से कितना सूचित हो जाता है, जैसे हिम ने ढक लिया, यानी कि पूरे ऐसा इतना व्हाइट दिखाई पड़ता है, इतना उजला दिखाई पड़ता है, जो दिखाई पड़ जैसे दिखाई पड़ता है जो बर्फ ने ढक लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। साधारणतया इन कपास
बॉलों से कपास को हस्तचयन द्वारा, यानी कि कपास बॉलों से जो है कपास को हस्तचयन द्वारा यानी कि हाथ के द्वारा क्या करता है, उसको अलग किया जाता है। ध्यान देंगे इस बात पर। जो कपास जो यहाँ दिया गया है, कपास बॉलों से कपास को, यानी कि कपास को जो बॉल होता है उनसे कपास को हस्तचयन द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा, यानी कपास के बीज से किसको द्वारा अलग किया जाता है, ध्यान देंगे, कपास से बीजों को किसके द्वारा, तो कंकतन द्वारा अलग किया जाता है। यानी कपास को बीज से जो है किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो कंकतन द्वारा अलग किया जाता है। पृथक मतलब होता है अलग करना। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कपास ओटना कहते हैं। ध्यान देंगे, कपास से बीजों को जो है, कपास से बीजों को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, कपास ओटना कहते हैं। किसके द्वारा किया जाता है, तो कंकतन द्वारा। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, लेकिन आजकल जो है कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। यानी पारंपरिक रूप से जो है पहले जो हाथों से काम करते थे, लेकिन आजकल इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है जिससे जो हम लोग मशीन के द्वारा उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक दिया है जूट। जूट का दूसरा नाम क्या है, पटसन। ठीक है, पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पटसन तंतु को जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो पटसन जो हाईलाइटेड है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स, उसको हम हाईलाइट करते जा रहे हैं। आप लोग उसे जो क्या करेंगे, तो एक नोट्स भी बना सकते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप, ठीक है, पटसन तंतु को किससे प्राप्त करते हैं, तो पटसन पादप मतलब पौधे से के तने से। ध्यान देंगे इस बात पर, जो तने से प्राप्त करते हैं, तना से, ठीक है, तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भारत में जो है पटसन की खेती किस ऋतु में की जाती है, तो वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। ध्यान देंगे, जो भारत में पटसन की खेती जो है मुख्य रूप से सबसे अधिक कहाँ उगाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में। और पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। ठीक है, फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर, यानी कि जब पटसन के पौधे को जो काटा जाता है, तो उसके फसल को जब, यानी कि पटसन के पौधे को जब काटते हैं, जो आपका हो गया ये सब क्या है, ये पटसन का पौधा है। जब उनको हम लोग काटते हैं, तो काटने के बाद क्या करते हैं, उसको काटने के बाद उसको क्या करते हैं, काटने के बाद उनको जो है कुछ दिनों तक जल में क्या करते हैं, डुबा कर रख जाते हैं। ऐसे नहीं प्राप्त हो जाता है पटसन, यानी जूट ऐसे प्राप्त नहीं होता है। उसके पौधे को काट करके बाद क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए पानी के अंदर में डुबा कर रख देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, तो ऐसे करने से तने क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। तने तना को गलने के लिए, और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। यानी कि जब तना गल जाता है ना, तो उनके तंतुओं से जो है उसको हाथों के द्वारा क्या करते हैं, उसको अलग कर दिया जाता है। और वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में, यानी वस्त्र बनाने से पहले जो है इन सभी तंतुओं को क्या करते हैं, तो तागों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, वस्त्र बनाने से पहले क्या करते हैं, तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके बारे में आगे देखते हैं। यहाँ दिया गया है रुई से तागा बना, यहाँ देख लीजिए रुई से तागा कैसे बना जाता है, और चरखा द्वारा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सूती तागे की कताई, आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अब क्रियाकलाप 4 कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए, और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार एड़ती रहिए, जैसे 3.9 में दिखाया गया है। ठीक है, क्या आप तागा बना सके। रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई की एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। इसमें क्या होता है, रुई के पुंज से रेशों को खींचकर क्या करते हैं, ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं। ऐंठने से क्या हो जाता है, रेशा आसपास हो जाता है, और क्या किसका निर्माण होता है, तो तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। यानी कताई के लिए क्या करते हैं, तो हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तकली कहते हैं। जैसे चित्र 3.10 में दिखाया गया है, देख देंगे 3.10। देखिए यहाँ पर, ये देख लीजिए, यही है क्या है, तो तकली है। यहाँ पर देख लीजिए, इससे बनाया जाता है। हाथ से प्रचालित कताई में
उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा, यानी कि हाथ से जो है हम कताई करेंगे, उनका एक युक्ति है जिसका नाम क्या है, चरखा। ठीक है, चरखा है। जैसे चरखा कहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये चरखा हो गया। ठीक है, इसके द्वारा भी क्या करते हैं, कताई करते हैं। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने, अब चरखे का उपयोग किसने किया था भाई, तो राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बने वस्त्रों यानी खादी को पहनने और ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। बृहत बृहत मतलब होता है बड़े पैमाने, यहाँ बृहत पैमाने मतलब हो गया बड़े पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों के सतह से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में, यानी कताई के बाद क्या किया जाता है, कताई करने के बाद तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। अब देखिए तागे से वस्त्र का निर्माण कैसे करते हैं। तो तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, तागे से जो है वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। तो इनमें दो प्रमुख है, दो क्या है, प्रमुख है, एक बुनाई और एक बंधाई। ध्यान देंगे, तागे से वस्त्र बनाने की क्या है, तो कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख है, कौन कौन, एक बुनाई एक बंधाई। आगे है बुनाई, अभी बुनाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब बुनाई के बारे में चर्चा करते हैं। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। बुनाई को वीविंग भी कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बुनाई कहते हैं। ठीक है, अब आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है, आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रियाकलाप 5 में दिया गया है, उसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। 5 में क्या दिया गया है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, भिन्न रंगों की दो कागज की शीट लीजिए, दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़ दीजिए और एक शीट पर चित्र 3.12 में दिखाए गए अनुसार रेखाएं खींचिए और दूसरी शीट पर चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार रेखा खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों को मोड़कर फैला दीजिए। एक शीट की पट्टियां को एक एक करके दूसरे शीट के कटावों से चित्र 3.12 में सी में दिखाए अनुसार बुनिए। यहाँ पर दिया गया है 3.12 सी में, इसके अनुसार बोल रहा है बुनने के लिए। ठीक है, और 3.12 डी में पट्टियों के बुनने के पश्चात को नमूना दिखाया गया। यहाँ पर देख लीजिए डी में कैसे बुनाई किया गया है, उनका नमूना दिखाया गया है। इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। ठीक है, यानी इसी ढंग से क्या करते हैं, तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले, तागा जो होता है, तागा क्या होता है, तागा कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत ही पतले होते हैं। ध्यान देंगे। अब वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। वस्त्रों की बुनाई किस पर की जाती है, करघों पर। तो करघों क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पर दिखा देते हैं आगे 3.13 में दिया गया है। यहाँ देखिए यही है 3.13 दिया है, यहाँ पर देख लीजिए यहीं पर है। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं या विद्युत प्रचालित, यानी करघा जो होता है वो हस्त प्रचालित मतलब होता है हाथ द्वारा चलाने के लिए, या फिर विद्युत प्रचालित यानी इलेक्ट्रिक पर चलाने के लिए। यहाँ दिया गया है एक विशेष प्रकार की बुनाई, यहाँ पर दीजिए पॉइंट है, एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इसकी बुनाई निटिंग में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। यानी कि स्वेटर किस प्रकार बुना जाता है इसके बारे में बताया गया है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है। ठीक है, सही बात है, जब उसमें से धागा खींचेंगे, मोजे किसी तागे को खींचेंगे तो एकल धागा यानी एक धागा जो है लगातार खींचता चला जाता है। और वस्त्र उधरता, यानी उधरता मतलब होता है वस्त्र जो है, वस्त्र में खिंचाव उत्पन्न होता जाता है और ये उखड़ जाता है पूरे। तो मोजे और बहुत से अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाए हुए बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से या मशीनों द्वारा भी की जाती है। यानी कि बुनाई जो होता है स्वेटर वो हाथों से भी की जाती है और मशीनों के द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग
पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। पहेली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखे हैं? हाँ, तो देखे हैं, पहेली देखी हुई है। इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग किया होता है, तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट दिया है वस्त्र सामग्री का इतिहास। वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व परमाणु में से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग, यानी कि पहले जमाने में, बहुत पूर्व की ओर जाइए तो प्रारंभ में लोग क्या होता है, वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां और जंतुओं के चर्म और समूड से अपने शरीर को ढकते थे। यानी कि पूर्व जमाने में क्या होता था, यानी प्रारंभिक प्राचीन समय में तो लोग क्या करते थे, तो वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां, जंतुओं के चर्म, यानी चर्म का मतलब यहाँ पर हो गया जंतुओं का जो चमड़ा रहता है उससे, और समूड से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात जब वो कृषि समुदाय में बसना शुरू किया, यानी कि अपना समुदाय बना करके एक समाज का निर्माण करके, तब क्या हुआ, पतली पतली टहनियों और घास को बुनकर चटाइयाँ और डालियाँ यानी टोकरी बनाना सीखा। यानी जब वो समूह में, यानी कहने का मतलब है जब वो अपने समाज में एक समुदाय का निर्माण किया, तब उस समय वो क्या किया कि पतली पतली टहनियों और घास को बुनकर चटाइयाँ और टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई। इनको बस बुनकर बस तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से, यानी कि पूर्व में जो है भारतवासी क्या करते थे, रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है। फ्लैक्स ध्यान देंगे, फ्लैक्स क्या है, एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लैक्स क्या है, एक प्रकार का पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र, यानी मिस्र साम्राज्य में चलिए, प्राचीन मिस्र में वस्त्रों के बनाने के लिए, यानी प्राचीन मिस्र में जो है वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में की जाती थी। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। जो मिस्र में कैसे होता था, प्राचीन मिस्र में देख लीजिए, और यहाँ पर पूर्व में भारतवासी क्या करते थे। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, ठीक है। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई, यहाँ पर दिया गया है, सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। जब जो सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ, तब लोगों ने क्या किया, वस्त्रों की सिलाई करके कपड़े को क्या किया, तैयार किया। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोती, लुंगियाँ और पगड़ियों का बिना सीधे वस्त्र के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, यानी विविधता मतलब हो गया विभिन्नता, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार समस्त देशों में, यानी खाने पीने और भोजन में अत्यधिक विविधता है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार का एरिया में भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन किया जाता है, उसमें विविधता देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार वस्त्रों, यानी उस प्रकार जो है, जिस प्रकार खाने पीने में जो है अलग प्रकार की विविधता देखी जाती है, उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तु में भी अधिक विविधता पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। जैसे खाना पीना जो है अलग अलग तरीका का इंसान अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज तरीका से होता है, उसी प्रकार जो है वस्त्रों के पहनने की प्रक्रिया भी और बनाने की प्रक्रिया भी में भी अंतर पाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ दिया गया है कपास गोलक। कपास गोलक क्या करते हैं, उठते हैं तो क्या प्राप्त होता है, रेशा प्राप्त हो रहा है। फिर कताई करके क्या बनाते हैं, तागे, तागे से बुनाई करके वस्त्र, बंधाई करके वस्त्र बनाते हैं, ठीक है। प्रमुख शब्द है रुई, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई और तागा। यहाँ फ्रेंड्स कुछ सारांश दिया गया है, उस पर फोकस डाल लेते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, तो मतलब यह हो गया भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों में क्या हो जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। जैसे सूती वस्त्र हो गया, रेशमी वस्त्र हो गया, ऊनी हो गया, पॉलिस्टर हो गया। इसमें क्या है, उसमें कुछ वस्त्र जो है पादप से प्राप्त होते हैं, कुछ जंतु से प्राप्त होते हैं, कुछ मानव द्वारा बनाया गया वस्त्र होता है, ठीक है। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बना जाता है। ध्यान देंगे, वस्त्र किससे बनता है, वस्त्र तागों से बनता है, ठीक है, और जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर देख लीजिए, तंतुओं से बने, तंतुओं से क्या बनता है, तागे बनता है,
और तागे से क्या बनता है, तो वस्त्र का निर्माण होता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं संश्लिष्ट, यानी कहने का मतलब है तंतु जो है या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट। प्राकृतिक मतलब जो ईश्वर के द्वारा या प्रकृति द्वारा दिया गया अनुपम उपहार को प्राकृतिक कहते हैं। संश्लिष्ट मतलब हो गया जो मनुष्य जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया, यानी कि कृत्रिम जो बनाया गया बनावटी हो, उसे क्या कहते हैं, संश्लिष्ट कहते हैं। संश्लिष्ट रसा किससे प्राप्त होता है, रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है इस प्रकार के वस्त्र। यहाँ दिया गया है रेशम, ऊन और जूट। रेशम, ऊन और जूट क्या है, प्राकृतिक तंतु है, और नायलॉन और पॉलिस्टर क्या है, संश्लिष्ट तंतु है। यानी संश्लिष्ट मतलब हो गया कृत्रिम, क्या हो गया, जो नायलॉन और पॉलिस्टर जो है मानव के द्वारा बनाया गया तंतु है, लेकिन रेशम, ऊन और जूट जो है प्राकृतिक प्रदत्त तंतु है। यहाँ दिया गया रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किया जाता है, यानी कि रुई और जूट जो है वह पादप यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। फिर दिया गया है तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, यानी तंतु से जो है तागा बनाते हैं। यहाँ पर दिया गया है तंतु से जो तागा बनाते हैं उनकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कताई कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जो ऊपर बताया जा चुका है, जिनसे क्या बनता है, तो वस्त्र बनता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।